जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स में चलिए चलते हैं। पहले अपने टॉपिक बता देती हूँ मैं आज हमें क्या पढ़ना है। डिमांड के बारे में पढ़ना है एक तो, है ना। डिमांड कितने टाइप्स की होती हैं और एक मुद्रा यानी कि मनी कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले मैंने आपको बैंक के बारे में पढ़ाया था ना, बैंक। ठीक है ना, बैंक के सारे टाइप्स, कमर्शियल बैंक, आरआरबी बैंक, ये बैंक, वो बैंक, सब पढ़ा दिया बैंक के बारे में। ठीक है, फिर बैंक से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आईएफएससी कोड क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, और क्यूआर कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, एटीएम के बारे में बताया था, लास्ट एटीएम था, है ना, एटीएम के बारे में आपको बता रही थी। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एटीएम, बोर्ड गर्म हो रहा है। देखो एटीएम जो है, एटीएम, ठीक, एटीएम क्या होती है? एक मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका काम बेसिकली क्या होता है? गिनना होता है, काउंट करना। ठीक है, तो हमें पैसे ही गिन कर दे देती है। अब एटीएम में आपको पता, सब कहते हैं ना कि एटीएम कार्ड, यानी कि जो कार्ड हम एटीएम में लगाते हैं वो क्या एटीएम कार्ड, लेकिन उसका नाम एटीएम कार्ड तो है नहीं, उसका नाम क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। आपके पास दो कार्ड होंगे, या तो होता है क्रेडिट कार्ड या होगा डेबिट कार्ड। ठीक है ना, दो तरह के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और दूसरा होता है डेबिट कार्ड। ठीक है ना, 90% लोगों के पास क्या है? डेबिट कार्ड है। 90% लोगों के पास क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ 10% लोगों के पास होगा। अब मैं डिफरेंस क्या है, देखो होता ये सेम ही है, लेकिन बस आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना, जैसे कार्ड है, ज़्यादा ही बुरा कार्ड बनाए तो छोटा सा बनाते हैं ना। जैसे आपका कार्ड है, यहाँ पे लिखा होगा आपका नंबर, कार्ड का नंबर। ये नंबर जो होता है 15 डिजिट का होता है। यहाँ पे होगा लिखा हुआ आपका बैंक का नाम, यहीं पे लिखा होगा फिर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। और मेन डिफरेंस क्या होता है? देखो, डेबिट कार्ड तो कोई भी बनवा सकता है। जैसे आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म, वो एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है ना, वो आपको डेबिट कार्ड इशू करा देंगे। ठीक, अब डेबिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है। जैसे मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये है, तो 20,000 से मैं 1 रुपये फालतू नहीं निकाल सकती, है ना। 20,000 से मैं 1 रुपये फालतू नहीं निकाल सकती। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो? आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो, है ना। जैसे 20,000 है, मुझे ज़रूरत है कितनी? 30,000 रुपये की, तो मैं 30,000 रुपये निकालूंगी अपना क्रेडिट कार्ड लगा के, तो 10,000 रुपये का मुझे पे बैंक का कर्जा हो गया। अब वो 10,000 रुपये का जो कर्जा हुआ है ना, वो मुझे चुकाना होगा। भाई कटेगा, मेरे बैंक में पैसे डलती, वो पैसे कट जाएंगे, हैं, जैसे मैं पैसे डालूंगी पैसे कट जाएंगे। और मैक्सिमम जो बैंक हमें टाइम देता है 40 दिन का देता है। 40 दिन के अंदर आप बैंक का जो आपने क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा मनी निकाली है, 40 दिन के अंदर आप उसको चुका दो, वरना फिर आपके पास आपके ऊपर क्या लगने लगेगा? ब्याज लगने लगेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है, ये आपको बिगाड़ने का काम करता है। क्रेडिट कार्ड, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, देखो आपके पास डेबिट कार्ड है ना, तो आप एक लिमिट में हो कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो आपको लगता है अरे इसको भी ले ले, इसको भी ले ले, है ना। तो आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हो, क्योंकि पैसे की तो कमी होती नहीं, बैंक के पास क्या कमी है? कितना भी दे देगी आपको। अब ये चीज़ है कि कितना भी दे देगी, ऐसा नहीं है, यानी कि आपको इंसान को देख के ही उसकी लिमिट होती है ना। क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है कि आप कितना निकाल सकते हो। अब सपोज करो कि अंबानी का क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी लिमिट क्या? 50,000 होगी। भाई 50,000 उसके लिए क्या है ना, 50,000 थोड़ी ना हो सकती उसकी लिमिट तो करोड़ों में होगी, है ना। तो इंसान का अकाउंट कैसा है, कितना वो ट्रांजैक्शन करता है, कितने उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, उस हिसाब से अपनी लिमिट रखते हैं कि आप मैक्सिमम इतना निकाल सकते हो। ठीक, समझ गए? ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जो देगा, क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता, बैंक देखता है कि आपका यानी कि जो आपका अकाउंट है, कि बैंक आपको जो जज करता है आपके अकाउंट से करता है ना। डिटेल होती है अकाउंट में, कितना आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, तो लगता है कि जी ठीक ठाक है ना, इसके अकाउंट में ठीक ठाक पैसा आ जाते हैं, है ना, ठीक ठाक ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो आपके लिए, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए वो ऑफर करता है कि आप क्रेडिट कार्ड अपना बनवा लो, है ना। तो बहुत से लोग होंगे जिनके पास कॉल्स वगैरह आते होंगे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड चाहते हैं या नहीं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जितने जो ऑफ़र मिलते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट पे या फिर कुछ भी, किसी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट होती हैं, उन पे ऑफर सबसे ज़्यादा किससे मिलते हैं? क्रेडिट कार्ड पे।
अगर क्रेडिट कार्ड से आप इसको लोगे, है ना, क्रेडिट कार्ड से आप इसको परचेज करोगे तो आपको इतने % का ऑफ मिल जाएगा, है ना, इस तरीके से होता है क्रेडिट कार्ड। क्योंकि बैंक भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट कार्ड दे, क्योंकि उसको तो फ़ायदा है, उसका काम क्या होगा कि वो पैसे ज़्यादा निकालेंगे तो कभी ना कभी तो वापस लौटाएगा, है ना, वापस लौटाएगा। अगर वो नहीं लौटाता तो बैंक को ब्याज के साथ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक तो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है जिसके पास भैया कभी तो उसके अकाउंट में पड़े हैं 15 रुपये 16 रुपये, है ना, और 298 रुपये, इस ऐसे लोगों को तो क्रेडिट कार्ड देगा ही नहीं, है ना, इस तरीके से, समझ गए। ये होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अभी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। अगर अब हम किस पे जाएं, टाइप्स ऑफ मनी पे जाएं, टाइप्स ऑफ मनी यानी कि मुद्रा, मुद्रा के प्रकार, ठीक। तो अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो हम भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जितना भी हमने ये सब पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप एक होती है धातु मुद्रा, धातु मुद्रा, ठीक है ना, यानी कि मेटल की मनी, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा देखो, जो सिक्के होते थे ना पहले, अब तो धातु मुद्रा होती नहीं, भले ही सिक्के होते हैं लेकिन आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो जैसे पहले जो होते थे राजा महाराजाओं के, आपने सुनोगे कि सोने के सिक्के चलाए, है ना, कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए, है ना, और इसने चांदी के सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने, ठीक है, चांदी का टंका। तो उनके जो सिक्के होते थे उनकी जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए सोने का सिक्का है, इसमें एग्जाम्पल क्या जाएंगे, सोने चांदी के सिक्के, सोना चांदी के सिक्के, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है सोने का सिक्का, एक तो इतना बड़ा सोने का सिक्का है, एक इतना बड़ा सोने का सिक्का है, तो वैल्यू ज़्यादा इसकी होगी या इसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी होगी भाई, काय का है वो, सोने का। अब आप ये बात समझो कि जो सोने का यानी कि जो धातु मुद्रा है उसमें वैल्यू उसके ऊपर जो लिखा है उसकी नहीं है, वैल्यू किसकी है, इसकी मेटल की है, इसकी धातु की है, वैल्यू किसकी, इसकी धातु की है। आप इस सिक्के को लेकर आप इसको घिस दो तो तब भी वो उतनी मतलब उसकी वैल्यू तब भी उतनी रहेगी, है ना। या फिर आप इसको आपने लिया और इसको हथौड़ा बजा के इसको बिल्कुल पत्ता बना दिया, है ना, प्लेट बना दी इसकी, तो तब क्या इसकी वैल्यू घट जाएगी, नहीं, क्योंकि सोना उसमें अभी भी उतना ही है, ठीक है ना। तो धातु मुद्रा में वैल्यू किसकी है, इसकी छपाई इसकी लिखाई की नहीं है, वैल्यू किसकी होती है, इसकी धातु की होती है, जिस धातु को वो बना है, ठीक है। जैसे कितने सारे जो सगाई वगैरह होते हैं, या फिर कहते हैं ना रोका करके आगे तक चांदी का रुपया दे दिया, तो आप जो चांदी का रुपया जो खरीदने जाते हैं तो वो उस पर एक ही लिखा होता है, 1 रुपया होता है, एक ही लिखा होता है, लेकिन चांदी का होता है तो आपको क्या 1 रुपये मिल जाएगा, वो 1 रुपये में तो नहीं मिलेगा, जितना उसका वेट है, जो उसकी वैल्यू है चांदी की और जितना उसमें वेट है उसी के हिसाब से इतने रुपये, इतना ही महंगा मिलेगा, समझ गए। ये क्या होती है, धातु मुद्रा। अब थर्ड टाइप समझो आप, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा, ठीक है ना, कागजी मुद्रा। देखो कागजी मुद्रा वो जो अब हम यूज़ करते थे, धातु मुद्रा तो अब है नहीं, ये तो पहले यूज़ होती थी, अब तो सिर्फ एक सांकेतिक रूप में यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोका वगैरह करते हैं तब लेकर आते हैं चांदी का सिक्का, या फिर कुछ धनतेरस वगैरह पे आई थिंक लेकर आते हैं, उसका मुझे इतना पता नहीं है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन अब थोड़ी ना चलती है धातु मुद्रा। अब आ जाओ कागजी मुद्रा, ठीक। कागजी मुद्रा में क्या है कि कागजी मुद्रा में जो वैल्यू होती है, कागजी मुद्रा में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू वो उस कागज़ की नहीं है, वैल्यू किसकी है, उसकी लिखाई की, उसकी छपाई की, उस पर जो गांधी जी का फ़ोटो होता है उसकी, इन सब चीज़ की तो वैल्यू है। अब आपने अगर 200 रुपये का नोट है या कितने का भी आपके पास नोट है, आपने वो लेकर दीवार पे ऐसे घिस दिया, उसके ऊपर जो लिखा था ना सब घिस दिया, तो आप उसको चला दोगे मार्केट में, बिल्कुल तो चल ही नहीं सकता। वो देखते हैं ना गांधी जी का फोटो भी ऐसे करके देखते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा, नकली तो नहीं है। तो वैल्यू किसकी है, उसकी छपाई की, उसके ऊपर जो लिखा है ना, उसके ऊपर जो वो बना है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो कागजी मुद्रा में वैल्यू किसकी होती है, देखो यहाँ तो है धातु की वैल्यू, धातु की, और यहाँ किसकी वैल्यू, छपाई की, लिखाई की, छपाई और लिखाई की, ठीक है, छपाई और लिखाई। कागजी मुद्रा को ही हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगल टेंडर, या तो इसको अलग टाइप मान लो या फिर यही चीज़ है, लीगल टेंडर,
लीगल टेंडर मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विधिग्राह्य, विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य, ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल टेंडर। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस देश में हैं, है ना, उस देश में जो मुद्रा चलती है, उस देश में जो मुद्रा चलती है, आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते। जैसे हम इंडिया हैं, इंडियंस हैं, यहाँ पे क्या रुपया चलता है, तो रुपया क्या हमारी कागजी मुद्रा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रहकर हम क्या ये कह देंगे किसी से कि तू मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो डॉलर में दे, जेल हो जाएगी। तो ये क्या, ये लीगल टेंडर है, विधिग्राह्य, आपको वही लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको वही लेना पड़ेगा। जैसे अगर इंडियन भी कोई कहाँ चला जाए, अमेरिका चला जाए, है ना, इंडियन कोई अमेरिका में रहते हैं, तो क्या वो अमेरिकन डॉलर को लेने से मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है लीगल टेंडर, ठीक। अब आओ, सस्ती मुद्रा होती है, एक होती है महंगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा दोनों को एक साथ समझो। एक तो है सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी, एक होती है महंगी मुद्रा, महंगी मुद्रा। देखो, जो सस्ती मुद्रा होती है, सस्ती मुद्रा हम उसे कहते हैं जिस पर ब्याज बहुत कम लगता है, ब्याज दर जिसकी बहुत कम होती है, सस्ती मुद्रा हम किसे कहेंगे? इस पे क्या होगा? ब्याज दर, ब्याज दर बहुत कम होता है इस पे, सस्ती मुद्रा पे ब्याज दर क्या होता है? बहुत कम होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा महंगी मुद्रा, जिस पे क्या होगा? ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या हो जाएगी? महंगी मुद्रा हो जाएगी। क्लियर? सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा में डिफरेंस समझ आ गया? सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। और दूसरी क्या होती है? सुलभ और दुर्लभ, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा, सुलभ और दुर्लभ। कहाँ लिखूँ मैं इसको? इधर देख लेते हैं ना, देखो 6 टाइप, कौन सी? सुलभ, सुलभ मुद्रा, ठीक है। सुलभ मुद्रा वो मुद्रा होती है, सुलभ मुद्रा हम किसे कहते हैं? जिसकी क्या हो, देखो, डिमांड तो हो कम, नहीं, सुलभ मुद्रा जो आसानी से आपको मिल जाए, है ना, सुलभ मुद्रा नहीं, जो आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो ये आप सस्ती और सुलभ, महंगी और दुर्लभ दोनों को एक साथ ही पढ़ सकते हैं, सस्ती और सुलभ, ठीक है ना। तो सस्ती मुद्रा दूसरी होती है, सॉरी, सुलभ मुद्रा दूसरी होती है दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें डिमांड तो होती है कम, है ना, और सप्लाई होती है ज़्यादा, सप्लाई होती है ज़्यादा। जिस करेंसी की डिमांड तो कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, यानी कि उसकी जो सप्लाई समझ गए ना, पूर्ति, है ना, डिमांड यानी कि मांग जिसकी कम हो और पूर्ति उसकी ज़्यादा हो। जैसे इसमें बहुत मैक्सिमम कंट्री इसी में आती हैं, है ना, मैक्सिमम कंट्री इसी में आती हैं, ठीक है ना। अब हमारे जैसे आसपास के पड़ोसी देश जो हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सब क्या है इसी में आते हैं, सुलभ मुद्रा में, ठीक है ना। अब आ जाओ दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा इसका उल्टा हो जाएगा, दुर्लभ मुद्रा इसका उल्टा। इसमें क्या होगा? डिमांड यानी कि मांग, डिमांड तो इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन सप्लाई यानी कि पूर्ति, सप्लाई इसकी कम होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? डॉलर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका? डॉलर। बट डॉलर तो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन डिमांड कितनी ज़्यादा है भाई। जितना भी इंटरनेशनल व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होता है? डॉलर में होता है। तो उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है। इसको हम क्या कहेंगे? दुर्लभ मुद्रा। क्या कहेंगे हम इसको? दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। अब इसमें डॉलर आ जाएगा, और भी आती हैं इसमें से, येन है, जापान की येन है, यूरो है, पाउंड है, सब इसी में आ जाएंगे, है ना। अब आ जाओ हॉट मनी, गर्म मुद्रा, हॉट मनी, हॉट मनी, मनी यानी कि गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा, ठीक है ना। हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। हॉट मनी हम उसे कहते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा कहो उतना कम, जिसकी डिमांड क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो। इसमें भी आप एग्जांपल डॉलर को पढ़ सकते हैं। अब डिमांड किसकी बहुत ज़्यादा होगी? डिमांड उसी की बहुत ज़्यादा हो, इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सको। ये हमारे पास रुपया है, हम रुपया में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हॉट मनी तो हो नहीं सकती,
ठीक है, हॉट मनी नहीं हो सकती। तो हॉट मनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या, डॉलर। इसमें तो और सब भी आ जाएंगे, है ना, इसमें तो यूरो आ जाएगा, है ना, यूरो, येन, येन आ जाएगा इसमें, येन, है ना, यूरो आ जाएगा। कैसे बनता है यूरो का साइन, इस तरह का होता है कुछ, है ना, यूरो आ जाएगा। क्लियर। तो हॉट मनी ये सारे क्या है, मुद्रा के, यानी कि टाइप्स ऑफ मनी है। अब ये जो है गर्म मुद्रा, जो डॉलर है, डॉलर गर्म मुद्रा आप किसको रखते हैं, डॉलर को रखते हैं। देखो जो डॉलर है, डॉलर आप जैसे हमें अगर, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम क्या चले थे, हॉट मुद्रा। देखो अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, है ना, डॉलर होना चाहिए। तो हमें अगर डॉलर एक्सचेंज कराना है, डॉलर में अपनी मनी एक्सचेंज करानी है, तो हम अपना रुपया किसको देंगे, अमेरिका को देंगे, फिर वो बदले हमें डॉलर देगा। तो इसमें क्या करता है वो, अपना वो एक्सचेंज चार्ज काटता है। जैसे अब डॉलर कितना, 81 रुपये का है, 81 $82 $1, ठीक है। तो अपना अब वो क्या देगा, 81 नहीं देगा, वो 80 रुपये का कर देगा। अब $1 पर, $1 पर उसको एक, यानी कि कितना बच रहा है उसको, $1 बच रहा है, ठीक। तो ऐसे तो अब बहुत सारा कराते हैं तो बहुत सारी मनी बचती है। तो ये क्या करता था, एक्सचेंज चार्ज काटता था। तो इसको पूरा करने के लिए, मतलब इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, IMF ने क्या बनाया, SDR बनाया। क्या बनाया, SDR। अच्छा, जो मनी को एक्सचेंज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, NEER कहते हैं, NEER। जब आप मनी एक्सचेंज कराते हैं ना, जब टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, जिस देश में जाएंगे तो अपनी मनी को वहाँ पे एक्सचेंज कराएंगे, इसको क्या कहते हैं हम, NEER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या कहेंगे, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जैसे $1 इक्वल्स टू 81 रुपीज़। तो ये जो है ये क्या है, NER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 81 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना, तो 82 मान लेते हैं। क्लियर। ये हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ मुद्रा, टाइप्स ऑफ मनी। अब देखो जो हमारा के पहले क्या होता था कि सारा जो इंटरनेशनल व्यापार है किस में होता था, डॉलर में होता था, वो एक्सचेंज चार्ज काटता था। तो अब इसमें क्या करते हैं, हमने पाँच मनी को IMF ने, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, IMF। तो IMF ने इसमें 5 मुद्रा को ऐड कर दिया, ठीक है ना, 5 करेंसी को ऐड कर दिया। तो वो 5 करेंसी कौन कौन सी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, SDR कहते हैं, SDR, स्पेशल ड्राइंग रेट, स्पेशल ड्राइंग रेट, SDR, ठीक है ना। इसके अंदर 5 आती हैं, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है ना, अमेरिका का डॉलर, है ना, जापान का येन, येन ऐसे लिखा जाता है, येन, जापान का येन, है ना, यूरोपियन यूनियन का क्या, यूरो, यूरोपियन यूनियन का यूरो, है ना, यूरोपियन यूनियन का यूरोप का क्या हो जाएगा, यूरोप का यूरो, और युआन, ठीक है ना, युआन कहाँ का है, चीन का। चीन ने वैसे अपनी करेंसी चेंज कर दी है, रोम्बिनी कर दी है। क्या कर दी है, रोम्बिनी, पहले क्या थी, युआन थी। तो ये सब किस में आती है, SDR में आती हैं। तब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक तो देखो मुद्रा से तो पूछेगा कि सस्ती मुद्रा क्या होती है, ये क्या होती है ना। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा कि इनमें से कौन सा मुद्रा का टाइप है या फिर कौन सा मुद्रा का प्रकार नहीं है, ठीक, इस तरीके से। दूसरा दे देगा कि SDR के अंतर्गत कौन कौन सी करेंसी आती हैं या कौन सी करेंसी इसमें से नहीं आती। तो ये 5 करेंसी आप याद रखो, ठीक है ना। अब जो ये है, ठीक है ना, इनसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, किसी से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आपको या तो युआन होना चाहिए आपके पास, या यूरो होना चाहिए, या येन होना चाहिए,
या डॉलर होना चाहिए या पाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब जिनकी खुद की मुद्रा ये है, जैसे कि चीन, चाइना है, चाइना की युआन में आप किसी भी कंट्री का युआन दे सकते हैं, है ना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। तो क्या इसे क्या चेंज करने की ज़रूरत है? तो एक्सचेंज जो चार्ज काटते हैं उससे ही बच जाएगा, ऐसी सारी बच जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है? SDR, स्पेशल ड्राइंग रेट, ठीक है ना, SDR। अब ये हमने अब तक जो पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि हमने सारी चीज़ें ना बड़ी बड़ी पढ़ी, जैसे हमने GST पढ़ा, GDP पढ़ा, अब ये हो गया, ये हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक चलेगा क्या है? माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि एक ग्राउंड लेवल पर, है ना, एक ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी कैसी होती है। एक जो बाज़ार है, बाज़ार कितने टाइप के होते हैं, है ना, मांग कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या चलेगा हमारा? माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक। कॉल पे कॉल, ठीक, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमी। देखो माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसको कहा जाता है? एडोल्फ मार्शल को, पूछता है क्वेश्चन, एडोल्फ मार्शल, एडोल्फ मार्शल, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? एडोल्फ मार्शल को। इसमें अब हम देखेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? मांग, डिमांड। डिमांड कितने टाइप की होती है, डिमांड को, डिमांड किन किन चीज़ों से डिमांड बढ़ती है ना, कैसे कैसे डिमांड बढ़ती है। तो टॉपिक क्या हमारा? डिमांड है। हम माइक्रो इकोनॉमी सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड के बारे में। डिमांड, डिमांड यानी कि मांग, ठीक है, मांग। अच्छा, अब आप ये खुद सोचो कि किस, क्या डिमांड होता क्या है, एक्चुअल में डिमांड है क्या, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मेरा तो ऐसा मन कर रहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो इंडिया की, तो क्या ये मेरी डिमांड है? नहीं, ये मेरी अपनी एक इच्छा है ना, अपनी एक इच्छा है, ठीक है। ये डिमांड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्या मैं बन जाऊँगी प्रधानमंत्री? नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, चलो ऐसा करते हैं, बर्गर खाते हैं, बर्गर खाने का मन कर रहा है, ये क्या, ये भी मेरी इच्छा है ना, लेकिन मैं बर्गर खा सकती हूँ, मैं क्या बर्गर खा सकती हूँ। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी जो कि प्रभाव में आ जाए, तो क्या बर्गर की डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो यानी कि डिमांड है क्या? डिमांड एक्चुअल में क्या है? डिमांड होती है प्रभावपूर्ण इच्छा, ऐसी इच्छा जिसका प्रभाव पड़ जाए, जिससे डिमांड पर फर्क पड़ जाए, वही डिमांड है, ठीक है ना। तो डिमांड को हम क्या कहेंगे? प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा ही क्या है? डिमांड है। पूर्ण तो मैंने लिख दिया, प्रभावपूर्ण इच्छा ही क्या होती है? हमारी डिमांड होती है, ठीक है। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं जिनसे डिमांड बढ़ जाती है? देखो, सबसे बड़ा कारक क्या है आपका इसमें? सबसे बड़ा कारक क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारक क्या हो सकता है? पैसा, यानी कि पैसा यानी कि प्राइस, है ना, मूल्य, मूल्य लिखेंगे, मूल्य, मूल्य किसी चीज़ का, अगर, है ना, किसी चीज़ का अगर मूल्य आप बढ़ा दो, है ना, किसी चीज़ का आपने मूल्य बढ़ा दिया, यानी कि प्राइस इंक्रीज कर दो, तो डिमांड कम हो जाएगी, हो जाएगी, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम कहें कि अगर क्या है, कोई चीज़, या आलू ले लेते हैं, आलू 25 रुपये किलो, है ना, आलू 25 पर केजी है, मिल रहे हैं, ठीक है। अब फिर आलू कितने हो गए? 5 रुपये किलो हो गए, ज़्यादा सस्ता कर दिया, तो आलू की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आलू की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी कि प्राइस किसको डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है? डिमांड को। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, और किस किस चीज़ों से अब इफेक्ट पड़ेगा? देखो, मौसम, मौसम से इफेक्ट पड़ेगा, मौसम। अब मौसम से कैसे डिमांड बढ़ेगी घटेगी? जैसे अब गर्मी है ना, तो आपका चाय पीने का मन करेगा या फिर जूस पीने का मन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जूस पीने का मन करेगा, आइसक्रीम खाने का मन करेगा, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो मौसम से भी क्या होता है? डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। और क्या हो सकता है? और इनकम, यानी कि आय, आय भाई,
चीज़ कितनी महंगी हो कितनी सस्ती हो तो आपकी जेब पे भी तो इफ़ेक्ट करता है। अगर आय ज़्यादा हो, है ना, आय ज़्यादा हो तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। आय ज़्यादा हो तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। होता ना कि बेचारा जिसके जेब में पैसा नहीं है तो दुकान की तरफ को देखे बिना सीधा निकल जाएगा, और जिसके जेब में पैसा है वो सब दुकान की तरफ भागेंगे, हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये खरीद लें, है ना, हम ये खा लें, ठीक है ना। तो इनकम से भी किस पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, ठीक। और पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है, ठीक है। इसको तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, जनसंख्या। और क्या होता है, क्वालिटी, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्वालिटी। और एडवर्टाइजमेंट, है ना, ये तो अलग वाले थोड़े से फ़र्क तो पड़ रहा है लेकिन मेन तो हो गई यही, ठीक है। और क्या, क्वालिटी, क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट, क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में, एडवर्टाइजमेंट, है ना। और एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। और आपकी इच्छा, अच्छा तो मैंने शुरू में बताया भाई डिमांड है ही क्या, प्रभावपूर्ण इच्छा ही है, तो आपकी इच्छा बढ़ेगी किसी चीज़ की तो डिमांड बढ़ जाएगी। इच्छा या पसंद एक ही बात है ना, पसंद, इच्छा या पसंद, ठीक। और ऐसे भी होता हो तो सीजनली, जैसे मौसम में भी आ जाएगा, जैसे जैसे मौसम है, मौसम के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। इसी में आप कह सकते हो कि त्यौहार वगैरह भी इसी में आ जाएंगे, भाई ये भी तो एक सीज़न के लिए ही है। जैसे शादियों का सीज़न चलता है ना, तो डीजे की डिमांड बढ़ जाएगी, डीजे बहुत महंगे हो जाएंगे, ठीक। और तो ये सारे क्या, हाँ ये सारे क्या है, बस ऐसे समझ लो, है ना। इन सब से क्या होता है, डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। अब देखो ये जो हमारा मूल्य है, मूल्य हम अगर इसका ग्राफ बनाएं कि मूल्य और मांग के बीच रिलेशन कैसे होता है। सबको पता है कि अगर मूल्य क्या हो गया, मूल्य बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसका हम ग्राफ ऐसे, ये इधर क्या रखेंगे हम, प्राइस, इधर हमेशा क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया है सीजीएल में कि अगर ये प्राइस जो है ऊपर जाने पर प्राइस बढ़ेगा और इधर जाने पर डिमांड बढ़ेगी, ठीक। अगर प्राइस यहाँ था, प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा था, है ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये यहाँ कटी हुई, ये यहाँ काटा, प्राइस और थोड़ा ज़्यादा हुआ, है ना, तो डिमांड इससे क्या रहेगी, कम रहेगी, इस तरीके से, है ना। ऐसे तो बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस और डिमांड। लेकिन ये तो हो गया एक ग्राफ। अब दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि जैसे आप कहो, जैसे आप गर्मियाँ हैं, है ना, तो आप क्या ले लो, ब्लैंकेट ले लेते हैं, ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट है ना। अब ये जो ब्लैंकेट है ये समझ लो कोई ब्रांडेड कंपनी का है, बहुत ही अच्छा, सपोज करो ये 500 रुपये का आता है, ये ब्लैंकेट 500 रुपये का है ना। लेकिन अब गर्मी का सीज़न है ना, अब ये ब्लैंकेट सपोज करो आपको 100 रुपये का मिलने लगा, 100 रुपये का हो गया, तभी बताओ उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अब देखो यहाँ पे तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस कम होने पर भी क्या, प्राइस कम होने पर डिमांड तो बढ़ी, लेकिन ना तो मौसम है भाई, सर्दी का मौसम भी नहीं है ना, ना आपकी इच्छा है कि मैं कंबल खरीदूं, ठीक। और ना सपोज करो आपकी इनकम भी नहीं है इतनी, लेकिन 100 रुपये तो कर ही सकते हैं मैनेज, तो पूरी पब्लिक धुल जाएगी इस पर। पूरी पब्लिक किसको खरीदना चाहेगी, इस ब्लैंकेट को खरीद लेगी, लाइन लग जाएगी। या और सस्ता कर लो, 50 रुपये का कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि यहाँ पे हमें पता चला कि डिमांड के, प्राइस के बढ़ने से, है ना, डिमांड क्या हो रही थी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे प्राइस के कम होने से क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, प्राइस के कम होने से क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, है ना। नहीं एक ही बात, देखो मैं यही तो कह रही हूँ, प्राइस है, देखो प्राइस है यानी कि मूल्य, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। और प्राइस हमारा कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो गई, यही तो है,
एक सेकेंड रुकिए। वन सेकेंड। ठीक है, प्राइस क्योंकि कम हो गया। लेकिन जो मैंने अभी दूसरा आपको एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला, कि कोई अगर मौसम हो, है ना, या फिर शादी का सीज़न है ना, शादी के सीज़न में डीजे महंगे हो जाते हैं लेकिन तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है। शादियों के सीज़न में डीजे महंगे हो जाते हैं तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसका अपोजिट हो गया नहीं हो गया, है ना। प्राइस बढ़े हैं तब भी डिमांड बढ़ गई है, तो इसमें रिलेशन ये भी होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि डिमांड में और मूल्य में क्या होता है, फलन होता है। इसको क्या कहते हैं, फलन। इसमें संबंध कैसे होता है, फलन, उल्टा फलन। डिमांड में यानी कि मैं लिख देती हूँ मैं, मांग और मूल्य के बीच जो संबंध होता है, संबंध कैसा होता है, उल्टा फलन होता है, उल्टा फलन होता है। ठीक है ना, उल्टा फलन होता है। भाई ये कभी कॉल कभी कोई, जिसकी कॉल आ गई है, ठीक है, कैसा होता है, उल्टा फलन होता है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, अब देखेंगे डिमांड के, यानी कि इसके टाइप्स, डिमांड के टाइप। मेनली ना डिमांड जो होती है, डिमांड यानी कि मांग, मांग के 3 टाइप होते हैं, 1 2 3, 3 टाइप होते हैं। एक होती है व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग, ठीक। एक होती है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग हम ऐसी मांग होती है, देखो जैसे कार है, ठीक है ना, कार है, अगर कार के साथ आप क्या लेते हो, कवर लेते हो, कवर होता है, और जो वो नहीं होता कि धूप से बचने के शीशे पे जो लगाते हैं वो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कार के साथ। अगर आपने कार खरीद तो आप ये भी खरीदोगे, है ना, आपने कार खरीद तो आप कवर भी लोगे। या इसके साथ ले लो फ़ोन लोगे तो फ़ोन का भी कवर होता है, फ़ोन का भी आप कवर खरीदोगे, ठीक। तो ऐसी चीज़ कि जिसके पहली वस्तु जो होने से पहली इस चीज़ की अगर कार की डिमांड बढ़ती है, अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो कवर की डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। अगर लोगों ने कार ज़्यादा खरीदी, कार की डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी कवर की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कवर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब सपोज करो कार को ख़त्म ही कर दो, कार बिल्कुल नहीं बिक रही, तो उसकी तो बेचारे की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी जो डिमांड होती है कि जिसके साथ आप दूसरी डिमांड ऐड करते हैं, क्या आपने इसकी डिमांड की तो दूसरी डिमांड आप खुद करेगी पहली वस्तु की वजह से, इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मांग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, व्युत्पन्न मांग, ठीक है ना, इसको क्या कहोगे, व्युत्पन्न मांग, ठीक। दूसरी क्या होती है, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग, देखो जब आप तीनों के एग्जाम्पल समझ लोगे तब आपको समझ आ जाएगा क्लियर। संयुक्त मांग, संयुक्त मांग में ऐसा होता है कि आपने एक चीज़ खरीदी, है ना, एक चीज़ की आपने डिमांड करी, उसके साथ दूसरी चीज़ आपको मजबूरी में लेनी ही पड़ेगी, है ना। यानी कि अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ी तो दूसरी चीज़ की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। था तो यहाँ भी ऐसी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे जरूर भाई कार जो होती है बिना कवर के भी रख सकते हैं, बिना कवर के भी रख सकते हैं कार, लेकिन अगर कार ही ख़त्म हो जाए तो इसको तो काम ही ख़त्म है, कवर तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसकी तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। समझ आ गया। अब संयुक्त मांग में समझो जैसे कार है, कार की अगर डिमांड बढ़ी, कार की या कोई भी व्हीकल ले लेते हैं, कार की अगर डिमांड बढ़ी, ठीक है, कार की अगर डिमांड बढ़ी तो इसके साथ पेट्रोल की मांग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भाई बिल्कुल बढ़ जाएगी, है ना। अगर सपोज करो कि कार को हमने कर दिया, कार कितनी की आती है मिनिमम, 5-6 लाख की आती है मिनिमम कार, है ना। अगर सपोज करो कि 1 लाख रुपए की कार आने लगे तो पूरी पब्लिक कहाँ डुल जाएगी, कार खरीदने के लिए। अब कार की डिमांड बढ़ गई, कार बिक गई ज़्यादा, है ना। फिर लाइन कहाँ लगेगी, पेट्रोल पंप पर, फिर लाइन कहाँ लग जाएगी, पेट्रोल पंप पर। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो, फ़ोन वाला। अगर फ़ोन की डिमांड बढ़ी तो फ़ोन के साथ हमें क्या है, फ़ोन का चार्जर भी नहीं, इसके साथ करो सिम, क्योंकि चार्जर तो ऐसा था कि दूसरे के चार्जर से भी कर सकते हैं चार्ज, क्या आ जाएगा,
सिम आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना ये बेकार है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि तू नहीं तो मैं नहीं तो तू नहीं, ठीक है ना भाई। खाली पेट्रोल का कुछ करोगे आप, खाली पेट्रोल बेकार है, खाली कार बेकार है, दोनों की डिमांड एक साथ होगी, ठीक। खाली फ़ोन ले लिया आपने, फ़ोन को क्या चार्ज डालोगे बिना सिम के, और खाली आप सिम लेकर बैठ गए तो सिम का क्या करना है। यानी कि दोनों एक साथ हैं, दोनों संयुक्त हैं, समझ के। ये क्या होती है, संयुक्त मांग। एक आती है प्रतिच्छेद मांग। कौन सी, प्रतिच्छेद, क्रॉस डिमांड। प्रतिच्छेद मांग को हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड, ठीक है ना। प्रतिच्छेद मांग, प्रतिच्छेद मांग में क्या होता है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। और वो जो दो ऑप्शन हैं वो एक दूसरे के हम कह सकते हैं समरूप वस्तु हैं, यानी कि एक जैसे रूप की हैं। अगर आपको सपोज जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे सिम आते हैं बहुत सारी वैरायटी के, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं बहुत सारी वैरायटी की, तो क्या एक दूसरे के समरूप हैं। अब सिम का ले लो जैसे आप एग्जाम्पल, एक तो सिम है किसका, जियो का, एक सिम है एयरटेल का, ठीक है, एयरटेल का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आप उसका, कोल्ड ड्रिंक का ले लो, एक तो है थम्स अप, थम्स अप, और दूसरे क्या, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक है ना। डर सभी को लगता है, डर के आगे जीत है, ठीक है ना। तो ये दो हमने एग्जाम्पल ले लिए। देखो अगर जियो वाले ने अपने पैसे बढ़ा दिए, जियो ने सपोज अपने पैसे बढ़ा दिए, अपने मूल्य बढ़ा दिए सिम का, ठीक, तो सब के सब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एयरटेल पर। तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, एयरटेल की, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे की क्रॉस, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक। या फिर जैसे थम्स अप की बोतल, सपोज करो छोटी वाली बोतल मिलने लगी आपको 50 रुपये में, तो आप किस पे चले जाओगे, डियो पे चले जाओगे, ठीक है। यानी कि अगर एक का आपके साथ गड़बड़ करता है तो आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद मांग। अगर ऐसे पेयर में नहीं है तो हो जाएगी स्वतंत्र मांग, स्वतंत्र मांग, ठीक है, स्वतंत्र मांग होती है। या आप आई होप ये समझ गए होंगे डिमांड के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। आएगी क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाऊंगी उसका डिमांड हो गया, और उसमें मार्केट वगैरह के बारे में पढ़ा देना, मांग की लोच भी पढ़ाना था वैसे मुझे। चलो ठीक है, डिमांड यानी कि मांग पढ़ रहे हैं तो मांग की लोच आता है एक, मांग की लोच, मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।